चलिए हेड नाली ईथर। अल्कोहल हो गया था, फिनॉल हो गया था, अब हम ईथर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ईथर में हम लोगों ने नेमिंग कर लिया था। IUPAC नॉमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट हुआ था, IUPAC हो गया था, ये कंप्लीट था। अब हमें डिस्कस करना है प्रिपरेशन के बारे में। तो हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो ऐड डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को प्रिपेयर करना है तो हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल से हम एल्कीन भी बना सकते हैं और ईथर भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि अल्कोहल को हीट करते समय आप कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हो। तो लिखेंगे फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पहला मेथड इसमें, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम ईथर प्रिपेयर करने वाले हैं। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे तो एल्कीन बनेगा, थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ईथर बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है CH2H CH2OH, ये आपके पास कोई अल्कोहल है। इस अल्कोहल को अगर मैंने हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, देखो अल्कोहल को हीट करना है तो ऑब्वियसली किसी न किसी एसिड की ज़रूरत पड़ती है। मैंने एक एसिड ले लिया H2SO4, और इस H2SO4 को जो हीट किया वो है 443 केल्विन मान लो, और यही H2SO4 की प्रेजेंस में इस अल्कोहल को मैं 413 केल्विन, लगभग 30 डिग्री कम टेम्परेचर पे हीट करूँगा। तो क्या बनेगा, पहले वाले में यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर इसमें बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन दूसरे वाले में दो मॉलिक्यूल, टेम्परेचर थोड़ा कम है, मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। एक बार एक्सेस ऑफ टेम्परेचर पे और एक बार लो टेम्परेचर पे हीट करेंगे। लो टेम्परेचर पे ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो एक मॉलिक्यूल से OH जाएगा और एक मॉलिक्यूल से H जाएगा, और इस तरीके से CH3 CH2O CH2 CH3 ऐसा बनेगा। चलो देख लेता हूँ इसको डिटेल में। मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2OH, मैं इस OH को ओपन करके लिखता हूँ और इसका एक H ओपन करके लिखता हूँ, और मैंने इसको हीट कर दिया H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे। तो यहाँ से H2O ऐसे बाहर निकल गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। लेकिन ज़रा सोचो एक मिनट के लिए, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखता कि CH2 मैं यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2OH प्लस इसी का एक और मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूँ HO CH2 CH3। मैंने इसी का दो मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल से OH और एक मॉलिक्यूल से H, ऐसे करके निकाला। टेम्परेचर थोड़ा सा कम था, H2SO4 को हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन पे, तो आप यहाँ से OH और यहाँ से H निकलता हुआ नज़र आया, और ये फाइनली प्रोडक्ट बना CH3 CH2O CH2 CH3। पहले वाले में क्या बना, एल्कीन, और दूसरे वाले में क्या बना, ईथर। तो अगर आप चाहें तो अल्कोहल से ईथर बना सकते हैं, बशर्ते जो आप टेम्परेचर दे रहे हैं उस टेम्परेचर को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि आखिर वो टेम्परेचर काम कैसे कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलो नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस मेथड। अगला मेथड है विलियमसन सिंथेसिस मेथड। विलियमसन सिंथेसिस मेथड में देखो क्या होगा। विलियमसन सिंथेसिस में आपके पास RONA एक होना चाहिए, और इसका रिएक्शन आप कराएंगे RX के साथ। मैं यहाँ पे X लिख रहा हूँ और यहाँ पे R'। तो यहाँ से Na गया, यहाँ से X गया, और इन दोनों के बीच में आपने क्या लिख दिया, ROR'। बशर्ते कुछ बातों को ध्यान देंगे। ये जो ROR' बना है
इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान देना होगा। क्या बात ध्यान देनी होगी बेटा? इसमें जैसे सबसे पहले ये जो R है, ये जो R है, ये वाला R, ये आप कहेंगे कि देखो ये वाला जो, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये जो R है ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ये जो R है ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आपने 3 डिग्री की बात की तो 3 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होती है वो रिएक्टिव होता है ज़्यादा, इसलिए वो एलिमिनेशन मेथड शो करता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड शो नहीं करता। आइए इसको ऐसे समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला अगर मैंने आपसे कहा CH3ONA प्लस CH3Cl, तो क्या ये रिएक्शन होगा? हाँ होगा। यहाँ से Na जाएगा और यहाँ से Cl, तो जैसे यहाँ से Na यहाँ से Cl गया, क्या बन गया बेटा फाइनल प्रोडक्ट? CH3OCH3, यही बना। ओके, अगर मैं क्वेश्चन बदल दूँ थोड़ा सा, अगर मैंने क्वेश्चन को बदल दिया और एक तरफ लिखा मैंने CH3CH2ONA और दूसरी तरफ मैंने एच टी इसको रहने दिया CH3Cl को, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2OCH3, वेरी गुड। अब अगर मैंने क्या किया, तीसरा इधर मैं एक और कार्बन लगा दूं CH3C CH3HONA प्लस CH3Cl, अब बताओ सेम रहेगा? यहाँ से Cl, यहाँ से मैं इसको उल्टा लिख दूँ, Cl और यहाँ पे CH3 लिख दूँ, तो यहाँ से Na यहाँ से Cl ऐसे हट गया, तो ये बना क्या? CH3C CH3HO CH3। चौथा सवाल, अब मैं इसको 3 डिग्री कर दे रहा हूँ। देखो क्या अभी भी रिएक्शन होगा? अभी भी रिएक्शन होगा। मैंने बोला था ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ से आपने क्या किया, NaCl को बाहर निकाला, तो बना क्या? CH3C CH3 CH3O CH3, यही ना बेटा? अब ज़रा देखो, अगर मैं ऐसा लिखता, पांचवा सवाल, पहले इसको अपनी कॉपी में नोट करें फिर आगे लिखें। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला देखो अभी मैंने चेंज कर लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब मैं दूसरे वाले को चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको एज इट ही रहने देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, CH3ONA प्लस CH3HH, आसान है ना बेटा? क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा प्रोडक्ट एज इट इज बनेगा, बन जाएगा CH3OC CH3HH, यही है ना? ठीक। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6, बस फाइनल प्रोडक्ट आप मुझे बता देना। क्या ये एज इट इज होगा? कोई चेंजमेंट नहीं, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा CH3OCH CH3CH3। क्वेश्चन नंबर 7, CH3ONA प्लस Cl CH3CH3CH3, कोई रिएक्शन होगा? नहीं। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे CH2 अब ये बेस की तरह काम करेगा और ये रिएक्शन ऐसे होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिएक्शन ऐसे करने के बजाय मैं ऐसे लिखूँगा इसको, ये इसके साथ जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है ये इस H के साथ जाएगा और इनके बीच में क्या आने वाला है? डबल बॉन्ड। तो ये बन गया CH3OH प्लस NaCl प्लस ये इस वाले कार्बन से एक बॉन्ड टूटा, इस वाले कार्बन से एक बॉन्ड टूटा, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आया। क्या? CH3CH3
डबल बॉन्ड CH2। क्या बात क्लियर हुई? तो बताओ क्या नहीं हो सकता? हैलोजन का जो R है वो 1 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। इसमें लिखा है द फॉलोइंग इज नॉट अप्रिशिएट रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यही वाला सेम क्वेश्चन है बेटा, बस यहाँ पे CH3 की जगह क्या रखा है? OH रखा है। अब क्वेश्चन मत लिखो क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो कोई अंतर नहीं है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना 8वां। क्या बन जाएगा? क्या ये वाला रिएक्शन हो सकता है? क्या रिएक्शन हो सकता है? क्या ये डायरेक्ट क्लोरीन यहाँ से टूट जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ऐसे लगा दूं, अब हो जाएगा? बेंजीन के साथ डायरेक्ट जो हैलोजन है, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बेटा? ये विंजाइल नहीं हो सकता। क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज हुआ है और पार्शियल डबल बॉन्ड भी कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए ये नहीं हो सकता। 10 क्वेश्चन मैंने अभी भी किया। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 9वां और क्वेश्चन नंबर 10वां। तो ये रहा ईथर के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन। अब हम बस अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये वैसे ही जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का होता है या अल्कोहल एंड फिनॉल का होता है। ठीक है, लिखेंगे। अगर मैं ईथर के बारे में बात करूंगा तो ये O, ये R और ये रहा R डैश, तो इसके ऊपर लोन पेयर है और इसके ऊपर भी लोन पेयर है। तो क्या इसका नेट डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो होगा? नहीं होगा। तो अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये पोलर नेचर का होगा। लिखेंगे ईथर हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट, ईथर हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट, hence CO bond in ether are polar, hence CO bond in ether are polar। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन, मान लो ये CH3 है, ये रहा कार्बन, मान लो ये भी CH3 है, तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ऐसे तो आएगा, तभी तो पोलैरिटी आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन के ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या स्लाइटली पोलर नेचर का है? और अगर स्लाइटली पोलर नेचर का है तो क्या वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं? पोलर वाटर में सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर वाटर में नॉन सॉल्युबल होता है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही लेस सॉल्युबल, लिखेंगे लेस स्लाइटली, कम पोलर है इसलिए कम सॉल्युबल होगा। लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली बहुत ही कम सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि
अल्कोहल और फिनॉल के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट, फिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट और इसकी बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम कंपेयर करें तो क्या इसकी डाइपोल मोमेंट की वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा कारगर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। इसलिए अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल। लिखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन अल्कोहल एंड फिनॉल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अगर मॉलिक्यूलर मास आपका सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट ईथर का कम होगा, अल्कोहल और फिनॉल का ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन, boiling point of ether is less than boiling point of alcohol and phenol, but बस ठीक है, इतना बहुत। तो अगर अल्कोहल एंड फिनॉल की बात करेंगे और ईथर की बात करेंगे तो अल्कोहल फिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू, लिख देंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अल्कोहल एंड फिनॉल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द अल्कोहल एंड फिनॉल। अच्छा बेटा, अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक, तो ये रहा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी आप लोगों को वाटर सॉल्युबिलिटी पता होगी, स्लाइटली सॉल्युबल होगा। किस लिए स्लाइटली सॉल्युबल किस लिए होगा? अच्छा, अगर वाटर सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूं, वाटर सॉल्युबिलिटी क्या आर के ऊपर डिपेंड करता है? आर यानी कि नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे तो वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज with increase in number of carbon. Water solubility decreases with increase in number of carbon. जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा वाटर की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो ये रही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। हेड डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ आइए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टी है कुछ इस तरीके से सोचो जरा, ROR' यही तो होता है। अब सवाल ये कि जब भी मैं मान लो इसका किसी के साथ रिएक्शन करो, सोच लो RH के साथ मैंने मान लो रिएक्शन किया, किसके साथ बेटा? HX के साथ मान लो इसका रिएक्शन किया। अब या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, मान लो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो ये वाला पोर्शन माइनस का होगा, ये प्लस का, H प्लस और X माइनस। प्लस वाला पोर्शन कहाँ जाता है? प्लस वाला पोर्शन माइनस के पास, माइनस वाला पोर्शन कहाँ आएगा? प्लस के साथ। तो ये बनेगा क्या? ROH प्लस R'(X), यही तो बनेगा। अब सवाल है कि R' है क्या? ये तभी बॉन्ड टूटेगा, ध्यान देना बेटा, ये तभी बॉन्ड टूटेगा जब ये 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो। अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो ये लोअर होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? हायर। और जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म? लेकिन अगर ये चीज़ बदल गई, सोचो ये मैं ऐसे लिख दूंगा, ये लोअर है, ये फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, किसके लिए होगा ये? फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के लिए। लेकिन अगर 3 डिग्री कहीं पे अवेलेबल है, तो अगर 3 डिग्री, फॉर 3 डिग्री एल्काइल,
अगर कहीं 3 डिग्री एल्काइल है तो जो बेटा 3 डिग्री एल्काइल होगा, ये कौन सा होगा? 3 डिग्री एल्काइल। तो उस केस में जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब ये वाला पोर्शन लोअर हो जाएगा और ये हायर हो जाएगा। अब आप समझ रहे हो कि आखिर कहना क्या चाहते हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, मैं समझ में नहीं आया, पहले क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखना बेटा, ध्यान सुनो। मैंने लिखा CH3OCH3 प्लस HX, ऐसा लिखा। HX की जगह पे HCl लिख दूँ? चलो मैंने लिख दिया HCl। अब दोनों सिमेट्री हैं, कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, तो मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। तो यहाँ आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस। H प्लस Cl माइनस, प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस पे। उल्टा कर दिया क्या? ये उल्टा कर दिया, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस पे, और माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस पे। अब बताओ क्या हुआ? CH3O, इसके साथ क्या आ जाएगा? H प्लस CH3Cl। क्या बात क्लियर हो गई? लेकिन ज़रा सोचो, अगर मैं यहाँ पे यही दूसरा क्वेश्चन लेता, CH3O CH2 CH3, अब ये क्या 1 डिग्री 2 डिग्री में कौन सी डिग्री है? दोनों ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। 1 डिग्री या मिथाइल बोल सकते हैं इसको, ये मिथाइल है 1 डिग्री। इस केस में कौन सा टूटेगा? लोअर वाला। तो लोअर कौन सा? ये वाला या ये वाला? ये लोअर दिख रहा है। अगर ये लोअर दिख रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ऐसे, तो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। बताओ H कहाँ जाएगा? H आएगा O के पास, और इसके पास आएगा Cl, तो बन जाएगा CH3Cl प्लस CH3CH2OH। हाँ या ना? ठीक है। तीसरा सवाल, अब अगर मैंने फिर से यही लिख दिया CH3CH2O CH2CH3, क्या अभी सेम है? फिर से बताओ, बॉन्ड कहाँ से तोड़ूँ? कहीं से भी तोड़ दूँ। मैं यहाँ से तोड़ दिया तो ये आया माइनस, इस पर आया प्लस, तो क्या बना? CH3CH2OH प्लस CH3CH2Cl, यही हुआ ना? सोचो ज़रा, अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिखूँ, CH3C, एक और CH3 यहाँ पे है, ये H है, ये O है, और ये है CH2CH3। अब बताओ बेटा, मैंने यहाँ पे HBr डाल दिया, ये कितनी डिग्री है? 2 डिग्री, और ये कितनी डिग्री है? 1 डिग्री। कौन सा टूटेगा? लोअर वाला। तो लोअर वाला कौन है? ये वाला ना। तो प्रोसेस कौन सा? ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। 1 डिग्री 2 डिग्री केस में कौन सा टूटता है? छोटा वाला 1 डिग्री। तो बताओ, ये यहाँ से टूट गया, अभी क्या होगा? CH3C CH3HOH प्लस CH3CH2Br। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो मैकेनिज्म है, ये अभी तक जो मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है? SN2 मैकेनिज्म चल रहा है। स्मॉलर वाला है ना, तो इसलिए सब SN2 मैकेनिज्म चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता और मैं इस तरीके का एक सवाल आपके सामने रख देता, बताओ इस बार SN1 होगा या SN2? SN1, क्योंकि एक 3 डिग्री अवेलेबल है। तो जब 3 डिग्री अवेलेबल होता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है? देखो, जब 3 डिग्री अवेलेबल होगा तो कौन सा वाला टूटेगा? हायर वाला। 3 डिग्री जो है वही वाला टूटेगा, ठीक है ना? तो अभी ये वाला टूट गया तो हायर वाला टूटा। अभी जब तक 1 डिग्री 2 डिग्री था तब तक लोअर टूटता था। अगर 3 डिग्री अवेलेबल है तो हायर वाला टूटेगा। तो अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री अवेलेबल था, अभी इसमें 3 डिग्री अवेलेबल है, तो इसलिए ये वाला यहाँ से टूटेगा। बताओ क्या बना? CH3C CH3CH3Br प्लस CH3C CH3HOH। क्या यही हुआ? अब बताओ, इसमें रिएक्शन SN1 है या SN2? SN1, क्योंकि 3 डिग्री वो SN1 से होता है। फिर से देखना और मुझे आंसर देना बेटा।
बताओ कौन सा टूटेगा? 3 डिग्री, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ से टूटेगा तो ये कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। लेकिन अगर सोचो बताओ अब कौन सा टूटेगा? नहीं, अब यहाँ से टूटेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू। हमें SN1 में हमें से क्या करना होता है? स्टेबिलिटी देखनी होती है। चलो यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ। अब बताओ 3 डिग्री ये भी है, 3 डिग्री ये भी है, अब आप समझिए कौन सा टूटेगा यार। और अगर नहीं भी CH3 लिखता तब भी ये टूटता, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो SN1 में हमें स्टेबिलिटी देखनी होती है। तो फिर से देखना, SN1 मैकेनिज्म आएगा तो आप हमेशा क्या देखोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और SN2 मैकेनिज्म आएगा तो हमेशा आप लोअर वाला देखोगे, क्योंकि बैक अटैक पॉसिबल होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? नोट करें इसे। अब अगर मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। CH3 CH2O CH3 है, इसमें HCl डाला गया है लेकिन एक्सिस में ज़्यादा अमाउंट में डाला गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका प्रोडक्ट आप लोग बना के दिखाएं। बहुत ही आसान है। अगर ये एक्सेस में तो इसका प्रोडक्ट देखो, सबसे पहले तो पहला मोल यूज करेंगे। पहला मोल यूज करेंगे, बताओ कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा? ये वाला या ये वाला? CH3 वाला, क्योंकि छोटा वाला टूटेगा, SN2 प्रोसेस होगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस CH3 Cl, यही बन गया। अब चूंकि आपके पास HCl एक्सेस में है, तो जब HCl एक्सेस में है तो ये जो अल्कोहल है वापस ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, और जब ये वापस से HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये H और ये OH किससे कन्वर्ट हो जाएगा? तो फिर से पानी निकलेगा। तो क्या बना? CH3 CH2 Cl और प्लस जो है एक प्रोडक्ट ये था ही। तो इसका मतलब अगर आपने एक्सेस में यूज किया है तो कोई भी अल्कोहल नहीं बनने वाला, फर्दर वो रिएक्शन उस हिसाब से प्रोसीड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना। बताओ बेटा, पहला स्टेप कौन सा बॉन्ड तोड़ूं? सर ये वाला टूटेगा। ये वाला या ये वाला? ये वाला। ये वाला SN2, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से HI के साथ रिएक्शन होगा, ये क्या बनेगा? देखो सॉरी I हो गया, यहाँ पे H2 और निकल गया, ठीक। तो अगर एक्सेस में हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया। अब मैं फटाफट कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसका आंसर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है CH3 CH2 CH। पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 C CH3H।
CH2O, आगे है CH2CH3, और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है HI के साथ। एक्सेस HI है? नहीं, बस HI है, कोई एक्सेस नहीं है, बस HI के साथ। बताइए कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ोगे आप लोग? ये वाला। कैसे, क्यों पता, कैसे पता चल गया? 1 डिग्री 1 डिग्री है तो कौन सा हो जाएगा? SN2। तो ये बॉन्ड टूट गया। तो क्या बना ये? CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 I, यही ना? अगला क्वेश्चन, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देना। CH3 CH2 CH2O C CH3 CH3 CH2 CH3। बताओ बेटा कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ूं? 3 डिग्री वाला। आप बताओ मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN1 मैकेनिज्म होगा। तो हो गया CH3 CH2 CH2 OH प्लस CH3 CH2 C CH3 CH3। मुझे मार्कर देना, मार्कर या इंक, यहाँ पे I है, ठीक है। तीसरा सवाल फिर से वही बेटा, सेम अच्छा क्वेश्चन है। CH2O CH3, बताओ ये HI के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? कहाँ से बॉन्ड टूटेगा? बस ये बने, ये वाला, ये है, ये वाला, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है? SN1 SN2 SN2OH प्लस CH3I। आसान है ना? ठीक है। अगला सवाल बोलूं? बस इतना तो लिखो पहले। अगला सवाल है CH2O, अब बताइए HI, कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ूं बेटा? CH2 वाला, ये वाला, CH2 और O के बीच में जो है ये वाला, ठीक है। प्रोसेस SN1 है या SN2? SN1 होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, तो SN1 होगा। CH2I प्लस OH। चलिए नोट कर लीजिए इसका। चलिए डालिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें 5 रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहला क्या होता है बेटा? हैलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, पांचवा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यही ना? ये 5 रिएक्शन है इसमें। इससे पहले किस रिएक्शन को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले मैंने बताया था ना, 2 बातें जान लो तो ज़्यादातर सवाल वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। पहला कि कौन अटैक करेगा और दूसरा कहाँ अटैक करेगा। तो इसमें मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा।
तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब हमें दूसरा टास्क ये पता, अटैक कौन करेगा पता चल गया, लेकिन कहाँ पे करेगा ये पता करना है। इसके लिए इस लोन पेयर को जरा ध्यान से देखो और बताओ क्या ये लोन पेयर अल्टरनेट आएगा? तो इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा पे जाएगा या मेटा पे जाएगा? ऑर्थो पैरा। तो यानी कि हमें पता चल गया कि ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल दो जगहों पे अटैक करेगा, एक होगा ऑर्थो और एक होगा पैरा। तो एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ गया और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे जाएगा। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा? दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा, यही होगा। अब सवाल ये एक एक में हर एक चीज़ में हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। सबसे पहला हैलोजिनेशन लिखते हैं। तो हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? हैलोजन। अब हैलोजन प्लस या माइनस, मान लो CH3 है यहाँ पे, प्लस आपने कहा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 का काम है एक क्लोरीन को लेके बाहर निकलना। अगर ये क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे एक क्लोरीन बचेगा, तो Cl माइनस को लेके चला गया तो क्या Cl प्लस बचा? वही Cl प्लस या ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा OCH3 यहाँ पे है, एक Cl आपका यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा वाला Cl कहाँ आ जाएगा? पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो Cl बने। तो ये हैलोजिनेशन कंप्लीट हुआ। दूसरा बताना बेटा, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जल्दी से मुझे बताइए, इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है? नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2। तो इस HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ओके, कैटलिस्ट क्या होता है? H2SO4। अब इस रिएक्शन में आपको पता है NO2 प्लस अटैक करेगा और ये भी पता है कि कहाँ अटैक करेगा। तो अटैक करा और फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। तो एक ऑर्थो हो गया और इसी तरीके से एक पैरा हो गया। OCH3 यहाँ पे आया NO2। तो एक ऑर्थो और एक पैरा ये बन गया। बताओ मेजर कौन होगा, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? पैरा वाला मेजर होगा। ये परमानेंट मार्कर तो नहीं है? बोर्ड मार्कर तो है। चलो मिट रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमें ये पता चल गया। बताओ बेटा आगे कौन सा है? नाइट्रेशन के बाद क्या होगा? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बताना बेटा, कौन अटैक करेगा? ध्यान देना, सल्फोनेशन में अटैक SO3 करता है, लेकिन जो जुड़ता है वो क्या होता है? सल्फोनेशन बताओ, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और H2SO4 ही यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा। जो जुड़ेगा वो होगा HSO3 और अटैक कौन करता है? SO3 अटैक करता है। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ना बेटा, मैं लिख देता हूँ, वो है SO3, लेकिन जो जुड़ता है वो HSO3। क्यों जुड़ता है उसका पूरा मैकेनिज्म पिछले उसमें चैप्टर वाले में कराया था। तो अगर आप में से किसी को नहीं याद है तो एक बार उस मैकेनिज्म को जा कर के देख लेगा, ठीक है। अगला क्या है? सल्फोनेशन के बाद कौन सा होता है बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा ना, या OCH3 प्लस मैं मान लो CH3Cl की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराऊंगा? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराऊंगा। तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगा तो ये रिएक्शन में OCH3 कौन अटैक करेगा? CH3 ये ग्रुप अटैक करेगा। कहाँ कहाँ पे? ऑर्थो पे करेगा और पैरा पे करेगा। मेजर कौन बनेगा बेटा?
पैरा वाला मेजर बनेगा। ठीक है, तो लास्ट वाला है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अच्छा, असाइल ग्रुप कौन सा होता है, किसी को पता है क्या? असाइल ग्रुप याद करो। असाइल ग्रुप ये होता है CH3C डबल बॉन्ड, ये ग्रुप असाइल ग्रुप होता है। तो एनहाइड्रस, फिर से भाई एनहाइड्रस AlCl3, यही हुआ। अब ये Cl गायब होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा। C डबल बॉन्ड OCH3 ऑर्थो पे लगा, सेम ऐसे ही पैरा पे लग जाएगा। पांच रिएक्शन आपके सामने हैं। कौन कौन सा बेटा? सबसे पहला कौन सा है? हेलोजिनेशन में हेलोजन ऑर्थो पैरा पे अटैक किया, नाइट्रेशन में NO2 ऑर्थो पैरा पे अटैक किया, सल्फोनेशन में HSO3 ऑर्थो पैरा पे जुड़ा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप यानी कि CH3 या R कोई भी ग्रुप ऑर्थो पैरा पे जुड़ा, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में असाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे जुड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? अब कुछ सवाल है जिसको हम लोग करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। पहला क्वेश्चन है, आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन लिखना है और उसके लिए 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल पेंटेन 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल पेंटेन बनाना है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल पेंटेन ये आपको बनाना है। अब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन लिखना होगा और उसके लिए स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 2-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल यूज कर सकते हो। उसके लिए रिएक्टेंट उन्होंने दिया है इथेनॉल एंड दूसरा रिएक्टेंट दिया गया है 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। नीचे रिएक्टेंट लिखा है, ऊपर प्रोडक्ट लिखा है और आपको फाइनली ये बनाना है। तो कैसे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कैसे काम करता है बताइए। आपने एक तरफ इथेनॉल लिखा यानी कि CH3CH2OH लिख दिया, प्लस दूसरी तरफ क्या लिखा बेटा? 3 पेंटेन, तो पेंटेन यानी कि CH3C2 3 4 5, यही हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो दूसरे नंबर पर क्या लिखा? तीसरे नंबर पे है मिथाइल यानी कि यहाँ पे CH3 लिखा। दूसरे नंबर पर क्या है? एल्कोहल यानी कि OH। तो बाकी सब कुछ एज इट इज मैंने बैलेंसी कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट कराना है ना। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको ये रिएक्शन इन दोनों का यूज करना है। क्या बेटा? इसका H हटेगा और यहाँ से वो H हटेगा, तो एल्कोहल है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या ऐसे ही काम करता है? तो सबसे पहला टास्क अब सबसे पहला ये टास्क होना चाहिए कि अगर मान लो आपको ये बनाना है तो ये रहा और ये रहा, तो एक जगह मुझे X लाना है और एक जगह ON लाना है। तो अब आप बताइए मुझे X कहाँ आसानी से मैं ला सकता हूँ, यहाँ पर या यहाँ पर? या 1 डिग्री है या 2 डिग्री? तो 1 डिग्री में X आसानी से आ सकता है। तो आपने क्या किया? सबसे पहले टास्क हुआ कि CH3CH2O
H, इसका रिएक्शन आपने करा दिया SN या SnCl2, क्या बन गया, या SOCl2, याद आ रहा है? SOCl2 के साथ आपने करा दिया, क्या हुआ, CH3CH2Cl बन गया। तो आपने एक चीज़ बना ली पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में इसका जो रिएक्शन है यानी कि CH3COH H सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2CH3, आपका इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराना होगा। जब आप सोडियम के साथ कराएंगे तो ये इसको आके रिप्लेस करेगा और इसकी जगह ONA आ जाएगा। तो CH3CHONA, यही ना, प्लस यहाँ पे CH3H सिंगल बॉन्ड CH2CH3। क्या ये क्लियर हो गया? अब इन दोनों को आपस में क्या करोगे, रिएक्ट करा दोगे। अब जब इन दोनों का तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, CH3CH2Cl प्लस CH3CHONA CH3, फिर क्या है बेटा, CH2 और CH3। अब क्या यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे सोडियम, क्या ऐसे बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3CH2। ये जो ये किसके साथ है, O के साथ, और O के साथ क्या है C, O के साथ क्या है C CH, और इस CH के साथ क्या है CH3, ये वाला CH3। अब आगे क्या बन गया, CH, फिर से एक बार CH3, आगे क्या आ गया यहाँ पे CH2 CH3। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है इथॉक्सी, और तीसरे नंबर पे क्या है मिथाइल। तो क्या 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन बन गया। क्या बेटा, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, गलती हो गई है यहाँ पे, 3 मिथाइल, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके पास इथेनॉल है उसको आपने SOCl2 के साथ रिएक्शन करके उसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया। दूसरे वाले इसको आपने Na के साथ रिएक्शन, Na या NaOH जो भी रिएक्शन करा सकते हो, Na और NaOH जिसके साथ भी आप रिएक्शन कराना चाहो, यहाँ पे ONA आ जाएगा। फिर इस ONA और इसका रिएक्शन आपस में कराया तो आपने ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू आपका मेन प्रोडक्ट बन गया। इसे अपनी कॉपी में नोट करें। अगला सवाल है आपका 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन का ये OCH3 और ये रहा NO2। इसके लिए उन्होंने 2 रिएक्टेंट दिए हैं और चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट आपके लिए सही है। सबसे पहला विलियमसन सिंथेसिस का यूज करना है और पहला है यहाँ पे उन्होंने Br रखा है, ये है NO2 प्लस CH3ONA। क्या ये रिएक्शन कंप्लीटली हो पाएगा, विलियमसन सिंथेसिस से ये रिएक्शन हो पाएगा? अगर यहाँ से Na गया तो क्या ऐसे बन पाएगा, नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि Br sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है और आसानी से नहीं रिप्लेस करेगा पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये गलत हो गया। तो अच्छा, लेकिन उन्होंने दूसरा जो दिया है वो है ONA NO2 प्लस CH3Br। अब बताओ क्या ये पॉसिबल है? ये आसानी से हो सकता है। अब यहाँ से Na और यहाँ से Br हटेगा और इनके साथ आसानी से जुड़ जाएगा OCH3 और ये रहा NO2। तो पहला वाला रिएक्शन क्यों नहीं आया, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। लिख लेंगे ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड पार्शियल डबल
बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। इसे मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। अगला कुछ सवाल है, फटाफट आप आंसर देंगे। तीसरा, ये पहला सवाल था, ये दूसरा था और ये तीसरा सवाल है। इसमें है CH3 CH2 CH2O CH3 प्लस HBr। सिंगल HBr है तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे कौन सा बॉन्ड टूटेगा और कहाँ पे CH3 वाला बॉन्ड टूट जाएगा। एक जगह पे Br आएगा और यहाँ पे H आएगा। तो CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3 Br। ठीक है। चौथा वाला क्वेश्चन है आपका, अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता और यहाँ पे है O CH3 CH2 CH3। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। HBr डाल दिया गया यहाँ पे। अब आपको बताना है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। ये वाला तो हो गया, यहाँ पे आया H, ये आ गया OH और यहाँ पे आ गया CH3 CH2 Br। अगला सवाल है आपका, पांचवा सवाल है CH3 का होल थ्राइस, यानी कि मैंने CH3 को ऐसे लिख दिया, ये CH3 ऐसे है, O है, CH2 CH3 है, फिर उन्होंने HBr डाला। अब मैं चाहता हूँ इसका आंसर दे दो आप लोग। ये वाला टूटेगा। ठीक है, तो ये SN1 प्रोसेस होगा। CH3 CH3 CH3, यहाँ पे HBr आ गया प्लस CH3 CH2OH, एल्कोहल बन गया। ठीक है ना, C2H5OH एल्कोहल। क्या एल्कोहल एक एरोमेटिक कंपाउंड है? क्या एल्कोहल एक एरोमेटिक कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या? जिसके अंदर एरोमा हो, खुशबू हो। क्या एल्कोहल के अंदर खुशबू होती है? होती है। हाँ, मतलब कुछ भी स्मेल होती है। क्या एल्कोहल की स्मेल होती है? नहीं। एल्कोहल की, एक असली एल्कोहल, ओरिजिनल एल्कोहल की कोई स्मेल नहीं होती है। वो स्मेललेस, टेस्टलेस, ना तो उसका कोई टेस्ट होता है ना ही उसका कोई स्मेल होता है। उसका टेस्ट बनाने के लिए, उसका स्मेल बनाने के लिए उसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं ताकि उसके अंदर स्मेल आए। जैसे LPG गैस का कोई स्मेल नहीं होता, लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं ताकि जब LPG लीक करे तो पता चले कि लीकेज कहाँ से हो रहा है। और ऐसा ना कोई सिगरेट जलाने के लिए मस्त एकदम घर में लीकेज है, पूरा LPG लीक कर रहा और हम मस्त सिगरेट पीने के लिए लाइटें जलाएं, पता चला निकल लिया। इसलिए LPG गैस में या फिर अल्कोहल में भी सेम ऐसे प्रोसेस होता है। अल्कोहल में ये पता करने के लिए कि किसने पी रखी है किसने नहीं, इसलिए स्मेल डाला जाता है। ठीक है। और असल में अगर आप ओरिजिनल अल्कोहल आपके पास है तो ओरिजिनल अल्कोहल में कोई भी स्मेल या कोई भी कलर नहीं होता, वो कलरलेस और स्मेललेस होता है। स्कूल में ओरिजिनल अल्कोहल होता है। केमिस्ट्री लैब में ओरिजिनल अल्कोहल यूज़ किया जाता है, वो पीने वाला नहीं। पीने वाले अल्कोहल में आपकी स्मेल आती है लेकिन ओरिजिनल अल्कोहल में नहीं होती। ओरिजिनल अल्कोहल नहीं पी सकते बेटा। ड्रिंकिंग अल्कोहल बनाया जाता है ड्रिंक करने के लिए। फ़ायदा क्या, उसमें क्या घाटा और क्या फ़ायदा। चलिए, नोट कर लिया ना सबने? ठीक है, तो यहीं पे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म होता है बेटा। और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे